हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम यहाँ पे क्लास 12th का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इन दिस वी हैव डिस्कस मेनी थिंग्स लाइक वी हैव स्टार्टेड विद द जेनेटिक मटेरियल. What are the genetic material? What are the types? There are two types we have discussed. One is we have start discussing these genetic material like DNA we have started with, और डीएनए के साथ साथ में ही हम आरएनए भी थोड़ा सा डिफरेंस फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि डीएनए में ही होता है, आरएनए में होता है। इस हिसाब से हम आरएनए को भी एट द एंड दोनों में डिफरेंस भी हम एक टेबल बना के एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आज क्या पढ़ना है, लास्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स हमने पढ़ लिए तो जब मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो है, ये डीएनए जो है, ये डीएनए बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे क्लास 11th में आप जाके चेक करोगे ना, तो क्लास 11th में एक चैप्टर नंबर 9 है बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो डीएनए इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब ये बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो किसी से तो बनता होगा, तो ये पॉलीमर है, आप ये कह सकते हो ये पॉलीमर है। ये पॉलीमर किस चीज का है? एक स्मॉल मोनोमर है, यूनिट है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और यू नो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? तीन चीजों से बनता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, जो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। और कितने टाइप के होते हैं वो भी आप देख सकते हो, वो भी मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बता दिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, इस जनरल स्ट्रक्चर आप डबल हेलिक्स मॉडल जो आपको पता है वाटसन क्रिक ने दिया था, वैसे वही मॉडल मैंने यहाँ पे जनरल नॉर्मल फॉर्म में बनाया है। एंड यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे बेसेस दिख रहे हैं, बेस पेयर्स दिख रहे हैं आपको। क्या दिख रहे हैं? बेस पेयर्स। ठीक है, बेस पेयर्स क्या होते हैं? जहाँ पे दो नाइट्रोजन बेसेस आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज बेस पेयर। तो यहाँ पे टोटल कितने बेस पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बेस पेयर है। और मुझे अब इस डीएनए में क्या चेक करना था कि मुझे इसको एग्जैक्टली ये जो स्ट्रक्चर, जो लाइंस रेड कलर की दिख रही है, इनमें क्या है। तो जब मैंने इसको जूम इन किया तो जूम इन करने पे मुझे ये सब स्ट्रक्चर दिखे। अब ये स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये है क्या? ये जो दो चेन दिख रही है ना आपको बड़ी बड़ी, ये रेड वाली और ये भी रेड वाली, ये है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। क्या है? इनको क्या बोलते हैं? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अब ये दो है, एक ये है और एक ये है ना। तो इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक चेन में एक के बाद एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इस चेन को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, अभी सैलिएंट फीचर्स मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? ठीक है, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक न्यूक्लियोटाइड मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखना। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड जो ब्लू ब्लू कलर में मैंने बनाया ना, ये आप यहाँ पे देखो इस टाइप से बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एच, यहाँ पे एच एच, और यहाँ पे क्या है? ओ एच होता है, और यहाँ पे एच। और ये तो हमने सब पढ़ ही रखा है, CH2O, और इसके साथ कंबाइन होता है फॉस्फेट ग्रुप लाइक दैट। अब कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन भी काउंट कर लेते हैं साथ ही साथ में। देखना, कार्बन काउंट करता है। दिस इज द कार्बन। आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस तो कार्बन नंबर 1 पे कंबाइन होता है। दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, दिस वन इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस वन यू कैन सी द कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है, जो हमने आज तक अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अब होगा क्या? ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा। इस न्यूक्लियोटाइड में आप पेंटोस शुगर भी देख सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप भी देख सकते हो, जो ये रहा पेंटोस शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो ए दिख रहा है ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीनों साथ में क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ही बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड है ये पूरा। ठीक है, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? इसका नाम है एडिनिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिनिन ए जो है वो आपको दिख रहा है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है एक। ठीक है, और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब यहाँ पे पॉली मीन्स मैनी, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या कंबाइन होके पूरी एक चेन बनने वाली है। तो एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड और बनाता हूँ आपको, और फिर वो कैसे कंबाइन होते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो, जैसे ये दूसरा
न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यहाँ पे है CH2O, फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ये हो गया और यहाँ पे OH होता है। अभी ये कंबाइन नहीं हुआ है, हो रखे है ना। फिर यहाँ पे कौन सा वाला है, यहाँ पे है C, यहाँ पे क्या है C और H, फिर यहाँ पे H H और यहाँ पे OH और H। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये C वाला है और ये है A वाला, एज इट इज बनाया मैंने, ये ए देखो ये सी देखो, बस इस वाले और उस वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है, ये दोनों, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड कंबाइन है यहाँ पे ये दोनों कंबाइन नहीं है, दोनों अलग है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कंबाइन कैसे हुए ये, ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर आएगा। तो कंबाइन कैसे हुए वो देखना, यहाँ पे आपको पता है फॉस्फेट और इन इस O के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दैट बॉन्ड इज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा बेटा, ठीक है, कैसे बनेगा वो देखो, यहाँ पे ये जो OH दिख रहा है और यहाँ पे जो H दिख रहा है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और बना देंगे वाटर, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, H निकल गया, तो यहाँ पे O बचा, ठीक है, यहाँ से पूरा OH निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, पूरा OH निकल गया। तो ये वाटर तो बाहर चला गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ O बचा है इस जगह पे, तो O के साथ ही कंबाइन हो गया। इस बॉन्ड को भी आप क्या बोलोगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होता है, ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कंबाइन होता है। और ऐसे ही मैं अगर आपको 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे दूं तो वो ऐसे ही कंबाइन होंगे जो इस जगह पे मैंने बताया है, और जब वो कंबाइन होंगे तो वो ऐसे दिखेंगे। एक तो ये हो गया कि ये वाली चेन भी ऐसी बनेगी। अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये है कि ये चेन तो ऐसे सीधी और ये उल्टी है ना। तो ये सीधी और उल्टी क्यों है, देखो कार्बन नंबर 1 कहाँ है, यहाँ, तो मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, इस तरफ कार्बन नंबर 1 है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले की कार्बन नंबर 1 यहाँ है। तो अगर इसी इसी शेप में अगर ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड अगर होता तो उसका कार्बन नंबर 1 तो उस तरफ होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट होना पड़ेगा ना। तो जब अपोजिट होगा, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है और ऐसा कैसा मैं आपको कॉपी पेस्ट कर दूं तो कार्बन नंबर 1 तो बाहर चला जाएगा, तो फिर होंगे। तो उसको कंबाइन करने की एक चीज जो होती है ऐसे सीधी चलती है और एक चलती है उल्टी, सो दैट कार्बन नंबर 1 सामने आए और वो बेस पेयर्स जो है बन पाए, ताकि वो बॉन्ड के थ्रू जुड़ पाए जिससे चेन बने। तो ये दोनों चेन जो है इनमें ये ही अरेंजमेंट होता है, इन चेन्स को बोलते हैं एंटी पैरेलल चेन्स या एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या होती है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैंने लिखा देखो 5 प्राइम, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे 5 प्राइम लिखा है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है वो कैसे बन रही है आपको पता चल गया, ऐसे बन रही है। इस वाले केस में भी बस ये वही कार्बन नंबर 5 ये है, ये रहा कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है, और वो जुड़ेगा किसके साथ, याद रखना कार्बन नंबर 3 के साथ। तो कार्बन नंबर 5 जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ेगा थ्रू द बॉन्ड दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थ्रू कैसे जुड़ेगा, नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 5, ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 पे जो OH है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो OH है, दोनों का जो है दोनों मिलेंगे, दोनों में रिएक्शन होगी तो वाटर रिलीज हो जाएगा और पीछे बचेगा और O के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, और ऐसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ये दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में, ये भी तो ऐसे ही बना था, यहाँ पे CH2OH था, तो फॉस्फेट ग्रुप आया, OH जो ग्रुप है वो इसके साथ मिलकर वाटर रिलीज कर दिया और ये फॉस्फोडाइएस्टर, ऐसे भी यहाँ पे बन रहा है सेम। तो ऐसे पूरी लॉन्ग चेन बनेगी, भले मैं आपको इतने भी न्यूक्लियोटाइड दे दूं जुड़ेंगे ऐसे ही, चाहे ये सीधा है या चाहे उल्टा है, ये उल्टा चल रहा है तो ये भी कार्बन नंबर 5 पे और ये कार्बन नंबर 3 ऐसे ही कंबाइन होंगे। तो जैसे ये प्रोसेस चल रहा है वैसे ही उसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, बस एक सीधी जा रही है एक उल्टी जा रही है, क्यों, एक सीधी जा रही है ऐसे सीधी जा रही है और एक कैसे जा रही है उल्टी, क्यों ऐसा, बिकॉज अगर कार्बन नंबर 1 इस तरफ है तो अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड है उसका भी कार्बन नंबर 1 बाहर की तरफ होगा तो फिर कंबाइन कैसे होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में बेस पेयर सामने होते हैं, ये बेसेस जो है सामने होते हैं, सामने कब आएंगे, ये यहाँ ये सीधा चलेगा और ये उल्टा चलेगा तो सामने आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, है ना। तो इस
करेक्टर को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटीज, ठीक है, एंटी पैरेलल होता है ये, ठीक है। तो एंटी पैरेलल तो आपको दिख गया सीधा उल्टा, ठीक है। अब पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी देखो यहाँ पे 5 प्राइम 3 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। अब सुनना ध्यान से, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको न्यूक्लियोटाइड्स ना, ये न्यूक्लियोटाइड सबसे एंड वाला है, सबसे बार वाला है, ठीक है, सबसे बार वाला है यहाँ पे प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एज पे प्रेजेंट है। तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 क्यों आया, हम ये समझ रहे हैं, ये पोलैरिटी के बारे में समझ रहे हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 क्यों आया वो हम देख रहे हैं। देखना आप ध्यान से, कार्बन नंबर 5 आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के कौन से कार्बन नंबर 3 के साथ कंबाइन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कार्बन नंबर 5 आगे वाले की किसके साथ, कार्बन नंबर 3 के साथ कंबाइन होता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, जो मैंने आपको बता दिया। कार्बन नंबर 5 आगे वाले के कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा। तो क्या ये, क्योंकि ये एज वाला है, सबसे एज पे यहाँ पे कॉर्नर पे, तो क्या ये इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ये तो सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है ना, तो इसके आगे तो कोई प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये कार्बन नंबर 5 इस केस में, ये जो कार्बन नंबर 5 है ये कार्बन नंबर 5 फ्री है। और जब कार्बन नंबर 5 फ्री है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला यहाँ पे है, तो ये पूरा फ्री रहेगा, इसके साथ ऊपर कोई नहीं जुड़ने वाला है। क्योंकि कार्बन नंबर 5 फ्री है, इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे 5 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम है, यहाँ पे देख सकते हो 5 प्राइम। फिर इसी में दूसरा एंड देखो, ये 5 नीचे आके किस में चेंज हो रहा है, 3 में। तो आ जाओ आप, ये 5 हो गया, 5 क्यों बोला, कार्बन नंबर 5 जनरली ऊपर वाले के 3 के साथ जुड़ता है, क्योंकि ये लास्ट वाला है तो आगे किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है, इसलिए ये फ्री है, इसलिए इसको हमने मेंशन किया है 5 प्राइम। फिर आ जाओ नीचे, अब ये नीचे वाला जो है कार्बन नंबर 3 है, कौन सा है, कार्बन नंबर 3 इस जगह पे हो ना, कार्बन नंबर 1 2 3, तो 3 वाला नीचे की किसके साथ जुड़ता है, 5 के साथ। तो मान लो कि ये लास्ट वाला है, ये वाला कौन सा है, लास्ट वाला। स्ट्रक्चर तो पूरा सेम ही रहेगा ना, ये ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला है मान लो, तो सबसे नीचे वाला है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो जब ऐसा दिखेगा तो उसमें कार्बन नंबर 3 जो यहाँ पे दिख रहा है, वो कार्बन नंबर 3 आगे वाले के कार्बन नंबर 5 से जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो लास्ट वाला है। तो जब ये लास्ट वाला है तो कार्बन नंबर 3 यहाँ पे फ्री है, तो जब कार्बन नंबर 3 है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, 3 प्राइम एंड। याद रखना, यहाँ पे ऊपर वाला कार्बन नंबर 5 3 कार्बन के साथ जुड़ता है, क्योंकि ये लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये किसी के साथ नहीं जुड़ने वाला, इसलिए कार्बन नंबर 5 फ्री है, इसलिए 5 प्राइम। मान लो ये वाला न्यूक्लियोटाइड सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये जो चेन आ रही है ना 5 प्राइम से, ये जो चेन आ रही है ये रहा 3, तो ये जो है, ये वाली चेन जो है यहाँ से जो आपको दिख रही है यहाँ आई है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, मान लो कि ये न्यूक्लियोटाइड सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मतलब ये आगे तो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, ये तो एज है ना। तो इस एज पे क्या होगा, जनरली ये कार्बन नंबर 3 जो है आगे वाले 5 के साथ जुड़ता है, बट क्योंकि ये लास्ट वाला है आगे किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो ये फ्री है, फ्री है इसलिए मैंने क्या यूज किया, 3 प्राइम, ठीक है, ये पोलैरिटी है। वैसे ही यहाँ पे इसका, जब ये ऐसे सीधा चल रहा है तो ये अपोजिट चल रहा है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3, ये देख लो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3, तो जनरली कार्बन नंबर 3 किसके साथ, 5 के साथ जुड़ता है, तो ये लास्ट वाला है, यहाँ पे ये लास्ट वाला है, मान लो ये वाला कौन सा है, ये लास्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके आगे उसके ऊपर तो कोई नहीं जुड़ेगा, तो ये कार्बन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो गया, फ्री, तो कार्बन नंबर 3 है मतलब 3 प्राइम यहाँ पे लिख दूंगा। फिर नीचे आ जाओ, सबसे लास्ट में इस 3 से कहाँ आ जाओगे, नीचे 5 प्राइम दिख रहा है, यहाँ आ जाओ, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, सबसे लास्ट है, और जब सबसे लास्ट है तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन नंबर 5 दिख रहा है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5, जनरली कार्बन नंबर 5 सबसे आगे वाले 3 के साथ जुड़ता है, बट इस केस में नहीं है, क्योंकि ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है जो यहाँ प्रेजेंट है, तो इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कार्बन नंबर 5 3 के साथ नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो कार्बन नंबर 5 फ्री है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 5 प्राइम। तो देखो अपोजिट हो गया ना, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, अपोजिट हो ना, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, होना ही था ना, क्योंकि दोनों के दोनों जो चेन्स आपको दिख रही हैं वो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है, एक सीधी और एक क्या है, उल्टी। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे इस एंड पे अगर 5 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 5। अब ये 5 और 3 क्या होता है आपको पता चल गया, ये कैसे न्यूक्लियोटाइड की बड़ी बड़ी चेन्स बनती है। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने 2 को कंबाइन किया ना, भले मैं आपको 100 दे दूं तो कंबाइन तो ऐसे ही होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो ऐसे ही बनेगा,
और उन सब के जो चेन है, चेन का एंड तो होगा, तो एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें 5 प्राइम होगा, अगर वो 5 कार्बन खुला है तो। और दूसरे वाला एंड पे क्या होगा, 3 प्राइम। अब इसके सामने जो आएगा डीएनए में, 3 प्राइम के सामने क्या आता है, 5 प्राइम। ये 5 प्राइम खुला है क्योंकि ये अपोजिट होते हैं ना, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो ये पोलैरिटी है। तो ये कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने का मैंने आपको, चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनती है वो मैंने आपको सिखा दिया है यहाँ पे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।